जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। हम इस बार फिर से माइनॉरिटी का ये एपिसोड लेके आए हैं क्योंकि पिछले दोनों एपिसोड में हमने अलग अलग सब्जेक्ट चुना था। पहले एपिसोड में हमने डिफरेंस बताया था कि माइनॉरिटी और रिजर्वेशन इसमें क्या फर्क होता है, और हमने बताया था कि जो हमारे जैन स्टूडेंट हैं वो कब एलिजिबल है गवर्नमेंट से कोई भी प्रकार का बेनिफिट लेने के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम कब एलिजिबल होते हैं किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए एज अ माइनॉरिटी स्टूडेंट, और कब हम एलिजिबल नहीं है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या शर्तें होना जरूरी है, पूरी होना जरूरी है। इस बारे में हमने अपने पहले एपिसोड में आपसे डिटेल से चर्चा की थी, और इस बात की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में माइनॉरिटी के जो इंसाइक्लोपीडिया जिन्हें कहा जाता है कि बहुत बड़े जानकार श्री निरंजन जी जुम्बा हमारे बीच में उपस्थित थे। उन्होंने हमें डिटेल से बहुत बारीकी से सारी बातें समझाई, माइनॉरिटी और रिजर्वेशन में अंतर बताया। हमारे पहले एपिसोड में उन्होंने बताया कि जैन स्टूडेंट को माइनॉरिटी से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, और इस लाभ के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आए, महिलाओं के क्वेश्चन आए, बहुत से ट्रस्ट से हमारे पास प्रश्न आए, तो हमें एक और एपिसोड बनाना पड़ा। माइनॉरिटी का सेकंड एपिसोड हमने बनाया, और उसमें हमने महिलाओं को मिलने वाले लाभ, जो जैन महिलाएं, अंडर प्रिविलेज महिलाएं हैं, उनको माइनॉरिटी से क्या लाभ मिल सकता है, इस बारे में काफी डिटेल से चर्चा की थी। और जो हमारे जैन संस्थान है, जैसे हमारे स्थानक है, मंदिर है, हमारे जैन तीर्थ हैं, इन सबको माइनॉरिटी के अंडर कैसे लाना, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, रजिस्ट्रेशन कराना, और माइनॉरिटी का उसमें पहले से ही क्लॉज डाल देना चाहिए, ये सब बातों के बारे में डिटेल से निरंजन जी ने हमें बताया था। लेकिन अभी भी हमारे पास कई ऐसे आप बोल सकते हैं कि शिकायतें भी आई है कि भाई हमको तो लाभ नहीं मिला, हमको तो ये नहीं मिला। तो इसके लिए कुछ चार पांच क्राइटेरिया है, जैसे कि हमारी इनकम का क्राइटेरिया है, हम कहाँ रहते हैं, हम ओरिजिन कहाँ के हैं, और हम कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं क्या, हमने फॉर्म भरने में क्या गलतियां कर दी है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, और हम बिना अनजाने ही बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि माइनॉरिटी का कोई फायदा तो मिलता नहीं है, ये सब करने से क्या फायदा। हमारे धर्म स्थानकों को भी बहुत से लाभ मिल सकते हैं जो कि हमें अच्छी तरह से उसका रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होते हैं, तो हम वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस बारे में निरंजन जी से सेकंड एपिसोड में काफी अच्छी तरह से चर्चा हुई थी। लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं वो दूर करने के लिए हम फिर से ये तीसरा एपिसोड लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें निरंजन जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो लाभ मिलते हैं जैन माइनॉरिटी को, वो लेने के लिए आप एलिजिबल ना भी हो, लेकिन फिर भी आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग ले लें कि हमारे जो दूसरे भाई बहन है, अंडर प्रिविलेज भाई बहन है, उनकी कम से कम हम हेल्प कर दें, और उनको फॉर्म भरने में मदद कर दें, और हमको माइनॉरिटी में आगे भी बने रहने के लिए क्या क्या बातों की सावधानी रखना है, क्या क्या चीजें जरूरी है, ये सब बातें हम इस एपिसोड में आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। और कृपया आप इसे ध्यान से सुने और इसके एक एक रूल्स रेगुलेशन को पालन करें। और यदि हो सकता है कि आपकी इनकम इसके क्राइटेरिया में नहीं आती हो, आपकी शिक्षा इस क्राइटेरिया में नहीं आती हो, या आपका और कोई बैकग्राउंड इस क्राइटेरिया में नहीं आता हो कि जो कि आपको लाभ दिला दे माइनॉरिटी का, लेकिन आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आप खुद शिक्षित हों, खुद आप ट्रेनिंग लें, जो निरंजन भाई साहब बहुत से ऐसे वर्कशॉप चलाते हैं जो हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को ट्रेंड करती है, नई पीढ़ी को सिखाती है, समझाती है कि हमारे जो दूसरे अंडर प्रिविलेज भाई बहन हैं, हमारी महिलाएं हैं,
हम कम से कम उनको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हम उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, हम छोटे छोटे वर्कशॉप लगा सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं कि माइनॉरिटी के क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। इस सब बारे में हम ये वाला एपिसोड लेकर आए हैं। आशा है जब आप इसे देखेंगे तो ये जरूर आपके लिए उपयोगी होगा, और जो बहनें समाज के लिए कोई सेवा का कार्य करना चाहती है, वो इस तरह से माइनॉरिटी के वर्कशॉप में जुड़ करके भी बहुत कुछ फायदे का काम, हमारे समाज के लिए लाभ दिलाने का काम कर सकती हैं। और फिर से आज हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट निरंजन जी जुम्बा, निरंजन जी जैन जुम्बा फिर से आज हमारे बीच उपस्थित है, और वो हमें फिर से डिटेल से बताएंगे कि माइनॉरिटी का ये जो सेगमेंट है वो किस तरह से आपको सुनना चाहिए, किस तरह से आपको अमल करना चाहिए, और आप नहीं तो कम से कम हम अपने दूसरे भाई बहनों को, जैन भाई बहनों को किस तरह से माइनॉरिटी से फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस बारे में हमने ये एपिसोड पब्लिक की भारी डिमांड के बीच में फिर से बनाया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। तो आइए हम अपनी बातचीत का सिलसिला निरंजन जी से फिर से शुरू करते हैं, और एक बार जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत करते हैं। निरंजन जी जुम्बा, आपका बहुत बहुत। तो फिर सभी धर्मों को कर दिया गया है, अल्पसंख्यक सभी को डिक्लेयर कर दिया गया है क्या, या जी कुछ नहीं। विशेष धर्म वालों को ही किया गया है? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर है तो इस देश में जितने भी धर्म है उन सबको माइनॉरिटी डिक्लेयर करना आवश्यक है। माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के कुछ मापदंड हैं, जिनको ये अथॉरिटी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके अपने अधिनियम हैं, उनके तहत जो वो जिस धार्मिक अल्प अल्प समुदाय को ये घोषित करेंगे कि ये अल्पसंख्यक समुदाय है, वो ही अल्पसंख्यक समुदाय माने जाएंगे। इसके लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत केंद्र सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यकता का दर्जा दे सकती है, बशर्ते कि वो संख्या में वास्तव में अल्पसंख्यक हो। इसी तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का भी विषय है, तो राज्य भी अपने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत उनके राज्य की जो डेमोग्राफिक बेस है, जो जनसंख्या का आधार है, उसके आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। और इस देश में अभी अधिकांश राज्यों में या केंद्र सरकार ने मात्र 6 अल्पसंख्यक समुदायों को यह दर्जा दिया है, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। जेन्स को सबसे अंत में ये दर्जा मिला है। जी ओके ओके। तो हम तरफ भी जुड़ते हैं, हमारे भाइयों की तरफ। आजकल तो हमारी बहनें भी बहुत व्यवसाय में आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और बिल्कुल घर में बराबरी से हाथ बटाती है, घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। तो गवर्नमेंट व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए हमको किस तरह से इसका माइनॉरिटी का लाभ दे सकती है? देखिए, बिजनेस में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हाँ जी। कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना है। लोन। कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, वो एक ओके। योजना है जिसका लाभ लिया जा सकता है। हाँ जी। स्किल ट्रेनिंग्स की तो मैंने बात आपसे की है, वो भी इसी का ही हाँ हिस्सा जी। है कि वो मतलब स्वयं कुछ कौशल्य प्राप्त कर लें और उसके बाद वो अपना बिजनेस करें, तो वो तो सिस्टम है ही। कुछ राज्यों के अंदर ये योजना चल रही है जिसमें कम ब्याज दर पर लोन मिलता है व्यवसाय के लिए, लेकिन कुछ राज्यों में ये योजना नहीं चल रही है। ये कुछ प्रशासनिक जो है प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर मिलता है। तो वहाँ से तो जो हमारी ये महिलाएं जो छोटा छोटा बिजनेस करना चाहती हैं आराम से ले सकती हैं, और बहुत कम ब्याज दर के ऊपर, नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो मिल जाता है। ये तो हुई बात लोन की। अभी प्रश्न ये है कि अगर बड़ी साइज का लोन चाहिए, लाख 2 लाख या 4 लाख 5 लाख का लेना है तो मिल सकता है, और वो माइनॉरिटी में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए और भी बहुत सारे दूसरी सरकारी योजना है जिनका माइनॉरिटीज को भी लाभ मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक योजना है केंद्र सरकार की, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैं उसे रिपीट ओके। कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें अच्छा। अगर बिजनेस करना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है,
इस तरीके का कुछ भी करना है तो 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है, और यदि अरे वाह! प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाना है कोई तो हुँ, 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और इसके अंदर जो अनुदान है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि लोन दे दिया और आप जो है लोन रीपे कर दो और इंटरेस्ट के साथ कर दो, इसमें अनुदान मिल रहा है। अनुदान मतलब सब्सिडी मिल रही है। तो वो जो सब्सिडी का रेट है वो जनरल कैटेगरी के लिए शहरी क्षेत्र का आवेदक है तो 15% है, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो 25% है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी में वो 25 और 35% है। यानी अगर सपोज बॉम्बे की एक महिला है जो जैन समाज से है और वो इस योजना में लोन लेना चाहती है तो उसको 25% सब्सिडी मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उनको जो रिपे करना है वो 7.5 लाख ही करना है। 2.5 लाख अनुदान उनके पास आ गया, और जो इंटरेस्ट भी लगेगा वो ओह! 7.5 लाख के ऊपर ही लगने वाला है ना। तो ओह! इस तरह की ये योजना है जिसका लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसे तो ये वैसे तो ये सभी के लिए योजना है, लेकिन इसमें अनुदान की जो राशि है या परसेंटेज है वो स्पेशल कैटेगरी के लिए 10% ज्यादा है। ये समझने की बात है। अगर ग्रामीण ओके। क्षेत्र की कोई महिला है अल्पसंख्यक समुदाय की तो उसको 35% मिल रहा है, 35% तक मिल रहा है। मतलब सिर्फ महिला ही नहीं, अगर पुरुष भी है तो उसको सब्सिडी 35% मिल रही है। यानी उसको अगर 10 लाख का लोन लिया है तो 6.5 लाख ही उसे रिटर्न करना है, रियम्बर्स करना है। रिपे तो करना ये है। इस तरीके की रिपे अच्छा। करना है। तो इस तरह की जो योजना है उनको उनकी जानकारी अगर यदि हमारे पास है तो लाभ लिया जा सकता है। लाभ मिल सकता है। जी जी। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये एक और पूछना था कि जैसे हमारे युवा आजकल क्या होता है, जैसे कैपिटल नहीं होता है या फिर अपने पुश्तैनी वो व्यापार नहीं करना चाहते हैं, तो नौकरी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या हम उनको किस तरह से इस तरफ वापस जोड़ सकते हैं? या क्या हम उनको दिखा सकते हैं कि भई देखो गवर्नमेंट भी आपके सपोर्ट में आगे आई है, तो आप बिजनेस की तरफ आइए जो कि हमारा पुश्तैनी धंधा है या जो हमारे खून में रचा बसा हुआ है। तो ऐसा हमें करना चाहिए और किस तरह से कर सकते हैं? जी, डेफ़िनेटली करना चाहिए। हम व्यवसायी समाज से हैं, और हमारे बच्चों को व्यवसाय ही करना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरीके का हमारा इस देश के अंदर रेपुटेशन रहा है, वो एक व्यवसायी समाज के रूप में हाँ ज़्यादा जी। रहा है। एक तो सुसंस्कृत समाज है, हम ऐसा सभी देशवासी भी मानते हैं हमारे लिए, और दूसरा ये कि ये व्यवसायी समाज है। और अनफॉर्च्यूनेटली अभी पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर ये ट्रेंड चला है कि बच्चे पढ़ तो बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब नौकरी पसंद कर रहे हैं, बिज़नेस हाँ पसंद नहीं जी, कर रहे हाँ हैं। जी। क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये है कि उनको जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है परिवार का, वो उनको रास नहीं आता है, और वो अपने स्टाइल से भी करना चाहते हैं। तो ये अभी तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हाँ जी। अभी आवश्यक नहीं है कि आपके पास कोई ज़मीन हो या आपके पास इतने पैसे हों तो ही आप बिज़नेस कर सकेंगे। सरकार एमएसएमई की जो योजनाएँ हैं, उसमें इतनी सारी योजनाएँ हैं, इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, इतने सारे लाभ हैं कि एक आज की तारीख में जितना बढ़िया एटमॉस्फेयर एक इंडस्ट्री डालने के लिए या एक बिजनेस कैरी करने के लिए है, वैसा पहले कभी नहीं था। तो इस ये अगर सब समझते हैं हमारे युवा साथी जो टेक्नोक्रेट्स हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत अच्छी ओपनिंग है। वो चाहे सर्विस सेक्टर में जाएं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं हायर एजुकेशन जिन्होंने लिया हुआ है, उनको भी जो है बहुत अच्छी तरीके से ये सब समझ में आता है। तो वो किस तरीके से आगे इन समाज के युवाओं को वापस व्यापार में खींच लाए, नौकरी छोड़ दें, हाँ जी। क्योंकि वो हमारी संस्कृति नहीं है। जी। हाँ जी। और एक कहीं न कहीं हमारे युवाओं को हमारी जो धार्मिक संस्थानें हैं, उन पे भी उनको सजग करना ज़रूरी है क्योंकि एक पीढ़ी जो अभी थोड़ी धार्मिक तो है, जो हमारी पीढ़ी है, लेकिन हमारे बाद की पीढ़ी शायद वो इतना जुड़ी नहीं रहे। तो हमारी धरोहर की रक्षा कौन करेगा? या उसके प्रति जो बोलते हैं सजगता रहेगी, वो कौन करेगा? ये कहीं हमारे युवाओं को समझाने की भी ज़रूरत है। उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, विषय आज का माइनॉरिटी है, और ये जो आपने बात कही ये सामाजिक नहीं, संख्यक अगर कानूनों के गवर्नमेंट कोई माइनॉरिटी जो के है बेसिस पे रेमेडी कुछ नहीं हेल्प करती है, तो बच्चों ना। को समझा सकते हैं कि भई हाँ, देखो इतना तो गवर्नमेंट करके दे रही है, थोड़ा आप भी साथ में जुड़ो और ये सब चीज़ें लो उनसे। देखिए, अभी हमारे बच्चों को हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, हैं?
एक अगर समृद्ध परिवार के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के बच्चे भी जो है जैन समाज के माँ पढ़ बाप रहे ये हैं। प्रयत्न करते हैं कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, और वो 100% जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी हम उनको जो है एजुकेशन तो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, और अगर धार्मिक संस्कार देने हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ानी है, तो वो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में है, तो वो उनको समझ में नहीं आता है। मतलब हम उनको दोष दे देते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर या जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर धर्म को समझने के लिए चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते नहीं है, नहीं वो देते हैं, करना हाँ जी। चाहिए। अभी आपका प्रश्न ये था कि इसके संदर्भ में कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए, केंद्र सरकार की योजना है हमारी धरोहर, जिसके अंदर हम नई पुस्तकों का प्रकाशन का भी प्रोजेक्ट सरकार के सामने रख सकते हैं। जो पुरानी हमारे जो शास्त्र हैं, या मतलब और भी ऐसे पुस्तकें हैं हाँ, जिनका ट्रांसलेशन यदि हम करें अपनी भाषा में, जैसे पुराने जितने भी शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं, वो प्राकृत में है या ब्राह्मी लिपि में है या संस्कृत में हाँ, है, तो उनका हाँ जी। ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में हो सकता है। उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर यदि हम सरकार के समक्ष रखते हैं, और रखेगा कौन? वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो इसके लिए काम करना चाह रहा है, इंडिविजुअल नहीं। हाँ, ओके, हाँ, करेक्ट। हाँ। जो मैंने कहा था कि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट क्यों आवश्यक है, वो हाँ यहाँ जी। और उसमें क्लैरिटी आ रही है। तो वो रजिस्टर्ड ओके। इंस्टीट्यूट अगर ये प्रोजेक्ट बनाकर देता है, तो निश्चित रूप से हमारी धरोहर योजना के अंदर उसमें सफलता मिल सकती है। पब्लिकेशन के लिए पैसा मिल सकता है, उसमें जो मैन पावर लगेगा, उनकी सैलरीज के लिए पैसा मिल सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को दिए जा सकते हैं, और हमारे युवा साथियों को अगर उनके अनुरूप उनको पढ़ने का या उनको शिक्षा देने का कहीं उपक्रम बनता है धार्मिक, तो निश्चित रूप से कहीं जो आपकी वेदना है उस पर कहीं कुछ निराकरण आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। एक एक मैं ये भी पूछना चाहती थी कि हमारा जेनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो कहीं भी हम जेनोलॉजी किसी भी सिलेबस में, कोई प्रकार की पढ़ाई में कहीं, चाहे इंग्लिश में ही पढ़ाओ आप, पर एक थोड़ी जो शिक्षा देनी चाहिए वो कहीं न कहीं मिसिंग है हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो हम उसके लिए डिमांड कर सकते हैं सरकार से, या कुछ हमारे लाभ ले सकते हैं? जी, ममता जी, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, एक प्रावधान है कि जितने भी हमारे जैन शिक्षण संस्थान हैं इस देश में, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास जैन शिक्षण संस्थान होने हाँ चाहिए, जी। जिसमें स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। हाँ, तो ये हाँ जी। शिक्षण संस्थाओं को माइनॉरिटी स्टेटस देने का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के अनुसंधान में। वो ओके। माइनॉरिटी स्टेटस यदि लेता है अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी शिक्षण संस्थान, तो वो उनकी जो जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं हैं या नैतिक शिक्षाएं हैं धर्म से संबंधित, उसको पढ़ाने का उनको अधिकार है। लेकिन पढ़ा उन्हीं की सकेंगे जो वॉलेंटियरली उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम पढ़ेंगे, जबरदस्ती नहीं पढ़ाई जा सकती। ये है। तो अगर हमारे स्कूलों के अंदर ये शिक्षा प्रारंभ हमें करनी है, तो इसका तरीका है, सरकारी तरीका है, नियमों के तहत तरीका है, जिसका हम प्रयोग या उपभोग कर सकते हैं। ओके। अगर हमारे जैन ट्रस्ट के स्वयं के स्कूल है, कॉलेज है, तो क्या ये हमको हक बनता है कि हम जैन बच्चों को प्राथमिकता दें? जैसे कई स्कूल कॉलेजेस होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं, कोई गुजराती होते हैं, तो वो अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, भले ही उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो हम ऐसा जैन इंस्टीट्यूट बना करके ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हैं, या कर सकते हैं क्या माइनॉरिटी बेसिस पे? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जैसा मैंने कहा कि लगभग 3,000 के आसपास शिक्षण संस्थान हैं, तो हाँ जी। वो यदि माइनॉरिटी स्टेटस ले लेते हैं, तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। उनको माइनॉरिटी स्टेटस लेना बहुत ज़रूरी है। एडमिशंस में देखिए, स्कूल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल लेवल तक ओके। यदि एक अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षण संस्थान उनके समुदाय के 100% तक विद्यार्थियों को एडमिशन दे सकता है। मैं इसे फिर से ओके। रिपीट कर रहा हूं कि हाँ। संबद्ध अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षणिक संस्थान जिसके पास अल्पसंख्यकता का दर्जा है, वो है। स्कूल लेवल तक 100% यानी सौ शत प्रतिशत प्रतिशत, विद्यार्थियों को 100%। एडमिशन दे सकता है। यस, यस, यस। ये ओके। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। और उच्च शिक्षा के अंदर
वो प्रतिशत 50% है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज यदि उसके पास माइनॉरिटी स्टेटस है तो वो हाँ उनके समाज के 50% बच्चों का, विद्यार्थियों का एडमिशन डायरेक्ट कर सकता है। जो अभी सेंट्रल पद्धति है, सीईटी के माध्यम से जो एडमिशन होते हैं उसकी हाँ जी, हाँ उससे जी, नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उनको जो कोई टेस्ट पास करना जरूरी है, एंट्रेंस टेस्ट, जैसे आईआईटी हाँ जी, या इंजीनियरिंग के हाँ अंदर जो जिसका लगता भी है या नीट करेक्ट एमबीबीएस में लगता है, तो वो पास करना जरूरी है। वो बिना पास करे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं होगा। जैन अल्पसंख्यक समुदायों की विद्यार्थियों की अलग से मेरिट लिस्ट वो संस्थान बनाएगा। अगर जैसे जैन संस्थान है तो जैन विद्यार्थियों का बनाएगा, मुस्लिम संस्थान है तो मुस्लिम विद्यार्थियों का वो जो है अलग से मेरिट लिस्ट बनाएगा, उनकी एप्लीकेशंस इनवाइट करेगा और उनको एडमिशन देगा। ये सिस्टम है। तो ये काफी कुछ यहाँ लाभ हमें नजर आते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें आज ज्यादा जरूरत किस चीज की है। क्या हमें एजुकेशन सिस्टम अपना इम्प्रूव करना चाहिए, या हमारे जो कहना चाहिए धार्मिक संस्थान है उनकी जो पहले से बने हैं देख रेख जरूर करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे देखिए मेडिकल एडमिशन के लिए दर दर भटकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए दर दर भटकते हैं, कहीं उनको मिलता नहीं। अगर थोड़े मार्क्स कम आ गए या एंट्रेंस एग्जाम में पिछड़ गए तो कहीं उनका नहीं, मन मार के उनको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर के और घर बैठ जाना पड़ता है या कोई दूसरी पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सजग हों, अपने खुद के स्कूल कॉलेजेस बनाएं, उसको माइनॉरिटी के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा लाभ हमारे समाज को मिल सकता है। हमारे अपने बच्चे अच्छी संस्थान में एक साथ पढ़े और पूरे पावर के साथ पढ़े कि नहीं 50% बच्चे तो हमारे इसमें होने ही हैं, तो कितनी बड़ी एडमिशन की जो प्रॉब्लम है आज वो भी खत्म हो सकती है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा क्लू दिया। हमारे जो बड़े लोग हैं उनको सोचने के लिए एक थोड़ा सा चिंतन करने की बहुत जरूरत है। आपने आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, लेकिन थोड़ा सा एक ये भी बताइए कि आप बहुत बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। समझिए कोई माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज में नहीं आता, लेकिन वो कम से कम सहायता तो कर सकता है ट्रेनिंग लेकर के। तो आप उनको किस तरह से तैयार करते हैं, उनमें क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो आपसे ट्रेनिंग ले सके, या उसको क्या चीज आनी चाहिए? देखिए, जब हमें केंद्र सरकार ने दर्जा दिया तो भारतीय संगठन ने माइनॉरिटी मिशन प्रारंभ किया, जिसके तहत हम जैन समाज में जा जाकर लाभ और अधिकारों पर जो है सारी जानकारियां देते रहे। पिछले 6 साल से हमारा ये क्रम चल रहा है। हाँ जी, ये डिग्री वगैरह की नहीं, जरूरत होती डिग्री है? नहीं चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी क्या है कि हम समाज के ऐसे वर्ग का सिलेक्शन करते हैं जो समाज के बच्चों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हें हम हाँ जी, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ऑनलाइन लगती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी कर नहीं पाता है, छोटा विद्यार्थी कर नहीं पाता है, उसे ये नहीं हाँ पता होता जी, है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस के रूल क्या हैं। तो हम ये चाहते हैं कि समाज का काम समाज के जो है वो उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा हो। जब भी हाँ समाज, जी, अच्छे समाज का निर्माण जब भी हो सकता है कि जब हम समाज के लिए हम खड़े हो जाएं, हमारी सेवाएं समाज को जो है उपलब्ध कराएं। तो हमने पिछले 3-4 साल से ये शुरू किया कि हम समाज के जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, विद्यार्थियों की खास करके सेवा करना चाहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद जब ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलती है छात्रवृत्तियों की, तो उनके माध्यम से वो छात्रवृत्ति आवेदन करने का काम होता है। तो इसके लिए हम हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को तो जो है हमारे अवेयरनेस वेबिनार, अभी आजकल फिजिकल सेमिनार्स बंद हैं, तो हम वेबिनार के माध्यम से भी जन जागृति अभियान चला रहे हैं। अभी विद्यार्थियों से रिलेटेड रेगुलरली हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, रेगुलर वेबिनार हो रहे हैं। और बंबई में ही 27 तारीख को हमारा वेबिनार है। उसकी जानकारी अगर आप सर्कुलेट हाँ करना जी। चाहें समाज में, तो वो कर सकेंगे आप।
ओके, ओके। हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो काफी पढ़ी लिखी हैं और जिनके पास काफी समय भी होता है दोपहर में, शाम में। तो अगर वो भी चाहें तो जो हमारी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी मदद कर सकती हैं, फॉर्म भरने में मदद कर सकती है। हमारा जीवो का, जीटो का ऑफिस भी है, अपने खुद के ऑफिस है, वहां भी बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा अपनी सेवा दे सकती है। तो ये तो एक बहुत अच्छी आपने राह बताई कई लाएं, क्योंकि मैं चेयरपर्सन हूँ दोनों जगह की, जीवो की भी और जीटो की भी। तो महिलाएं हमसे पूछती कि भाई ममता जी कुछ काम हो तो बताइए, कुछ समाज का काम हो तो बताइए, 2 घंटा तो मैं आराम से दे सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा काम उनको मिल सकता है। थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई करना कैसे है। तो मैं जरूर उन तक आपका ये समाचार पहुंचाऊंगी कि भाई 27 तारीख की जो ट्रेनिंग है वो ले लेवे, बेसिक नहीं चीजें कुछ हम समझ लेवे, नहीं नहीं और हो सके म- जितना हम आपके साथ जुड़े और अपने समाज की सेवा हमसे जो भी बन पड़े वो हम महिलाएं भी आपको सहयोग, आपके साथ सहयोग भी कर सकती हैं। आपके गाइडेंस में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी निरंजन भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अगर आप हमारे समाज से, हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनसे कुछ कहना चाहें या हमारे युवा को कुछ कहना चाहें तो प्लीज आपके आशीर्वाद के रूप में आप कहिए। ममता जी, आज जो कार्यक्रम है आपका विशेष, जैसा आपने मुझे कहा था कि महिलाओं के लिए है, तो मैं हाँ बहनों जी। से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, परिवार की तो उत्तरदायी तो सभी निभाते हैं और निभाना भी पड़ता है, जरूरी भी है। एक अच्छा परिवार जो है वो महिलाएं ही दे सकती हैं, और उनकी भूमिका पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता परिवार में। वो हाँ जितना जी। भी उनमें उनकी जो क्षमताएं प्रभु ने उनको दी हैं, उसका वो भरपूर उपयोग करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। प्रश्न ये है कि उनकी भूमिका समाज के लिए क्या होनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। जी। कहीं ऐसा होता है कि हमारी दैनिक चर्या में सब कुछ होता है लेकिन समाज मिसिंग होता है। वो समाज हाँ मिसिंग ना हो, हम समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा जागृत रहे, हम सोचे समाज के प्रति कि हम क्या कर सकते हैं। घर बैठे हुए भी, आपने अभी ये कहा कि भाई जीटो के या जियो के ऑफिस में बैठकर काम कर सकते, जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, हम जो ट्रेनिंग देंगे, विद्यार्थियों की सहायता वो घर से बैठकर कर सकती है, हमारी पढ़ी लिखी बहनें आराम से कर बहुत सकती बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये तो और भी है। वो अच्छी बात हो 27 तारीख जाएगी को कि ट्रेनिंग है, घर में वो बैठ के जो है हम अवेयरनेस मदद कर। प्रोग्राम है, अवेयर। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ, अभी आपको जो है थोड़ा इनिशिएटिव ममता जी लेने की जरूरत है। आप एक हाँ सर्कुलेट करिए कि इस तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस विद्यार्थियों की सेवा स्वरूप में करना चाहें, और उनको हाँ। हम जो है सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देंगे। दो दिन की, 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी, उनको हम एक्सपर्ट बना देंगे और वो आसानी से विद्यार्थियों की एप्लीकेशन कर सकेगी। अभी सिस्टम ऐसा है कि हर चीज जो है वो मीडिया पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, कम्युनिकेशन सारा जो है बहुत सिंपल हो गया है। तो न तो विद्यार्थी को उनके पास आने की जरूरत है, न हाँ विद्यार्थियों को उन्हें बुलाने की जरूरत है। तो देखिए, अपने धर्म में ज्ञान दान का जो है महत्व कितना महान हाँ है, जी। वो आप सबको पता है। और अगर एक हमारे छोटे से प्रयास से एक ऐसे विद्यार्थी को जो जरूरतमंद है, और उसको सरकार जो दे रही है वो हम सिर्फ दिलवाने का माध्यम बनते हैं, तो ये एक बहुत हाँ जी। बड़ा पुण्य का काम होगा। और मैं सभी हमारी बहनें जो आज यहाँ दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनसे ये हाँ जी। निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना नाम ममता जी को लिखाएं, नंबर लिखाएं कि भाई अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है, एक तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी कीजिए, हमको ये काम शुरू करना है। इस तरह की भावना के साथ यदि आप जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से आप परिवार के, समाज को भी एक अच्छा रूप दे पाएंगी जिसकी आज खास जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। बहुत है। हाँ जी।
हाँ जी, बहुत सही बात कही। हम महिलाएं पूरी दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं। और अगर हमारे सामने कोई उद्देश्य है या समाज के लिए करने की कोई अगर हमारे सामने कोई उद्देश्य रखा है तो हम तो जरूर ही कर सकते हैं। और निरंजन जी का साथ अगर हमें मिले, उनका गाइडेंस मिले, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। ये स्वयं भी पूरा जीवन अपना समर्पित किए हुए हैं समाज के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, हमारे माइनॉरिटी भाई बहन के लिए, हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए। तो फिर हम इनके साथ में अगर बढ़ें तो हम भी जीवन में, समाज में कुछ न कुछ उत्थान तो कर ही सकते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप जिस तरह से भी, जैसी भी अगर हम सहायता कर सके और जुड़ सके, साथ में मिलजुल करके काम कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ मैं निरंजन जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत समय आज दिया हमें, और मुझे तो आशा भी नहीं थी कि इतनी देर तक हम कुछ बातचीत कर पाएंगे, लेकिन आप तो ज्ञान का भंडार है, निकालते जाओ निकलते जाए, निकालते जाओ निकलते जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हम आपस में जुड़े रहेंगे और देखते हैं कि हम आपके साथ में क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे दर्शकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की माइनॉरिटी के बारे में और जैन समाज माइनॉरिटी का कितना उपयोग कर पा रहा है, कितना लाभ ले पा रहा है, और इस लाभ के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं और कैसी तैयारी हमें रखनी चाहिए। इन सब बातों की जानकारी हमारे जो माइनॉरिटी एक्सपर्ट है श्री निरंजन जी जैन, जिन्होंने आज दी। वो आशा करती हूँ कि आपको वो सब पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, पसंद आई, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम किसी को इंट्रोड्यूस करें, ऐसी कोई ग्रेट पर्सनालिटी आपके आसपास है, तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद।